सो हेलो एंड वेलकम टू, मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज और ये है आरटीजी सीरीज का बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1 ऑफ डे 1, मतलब पहली वीडियो बिजनेस स्टडीज की। अभी तक हमने कल अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की दो वीडियोस देखी हैं। आज बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स का दिन है और हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज के पहले चैप्टर से, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो हमारे पास इसके सामने आता है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज। देखो, जो भी काम हम लोग करते हैं उसको कहते हैं एक्टिविटी, और क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं तो हमारे द्वारा किया हुआ काम को ह्यूमन एक्टिविटीज कहा जाता है। पूरे दिन में हम कई सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो एक्टिविटीज को मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ह्यूमन एक्टिविटीज, हमारे द्वारा किया हुआ काम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब वो काम जो पैसे के लिए किया जाए, और नॉन इकोनॉमिक मतलब वो काम जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के आगे तीन पार्ट्स हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। एक एक करके इसका मतलब भी देखेंगे और इन तीनों के बीच में डिफरेंस भी हम आगे देखेंगे चैप्टर में। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जैसे जो पैसे के लिए नहीं किया जाता, तो कौन से काम हम पैसे के लिए नहीं करते? कोई रिलीजन, भगवान का, धर्म का कोई काम हो गया, कोई सोशल सोसाइटी का कोई काम हो गया, सोशल सर्विस हो गई, पेरेंटल अपने मम्मी पापा के लिए किया हुआ काम, या मम्मी पापा का अपने बच्चों के लिए किया हुआ काम, उसके आप फीस चार्ज नहीं करते। या पैट्रियोटिक, देश के लिए किया हुआ काम, उसके लिए भी आप कोई भी पैसा नहीं लेते। तो ये चारों तरीके की एक्टिविटीज और भी हो सकती हैं। बेसिकली ये चार बड़े टाइप्स हैं, बड़े कैटेगरीज हैं। इसके अलावा छोटी मोटी और बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो ये वो काम है जिसके लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, कोई भी पैसा ना लेने का और ना ही देने का इंटेंशन होता है। इस काम के लिए आप प्योरली अपने खुद से, अपने मन से राजी होते हो करने के लिए, ठीक है। वेयर एज अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखें तो बिजनेस हो या प्रोफेशन हो या एम्प्लॉयमेंट हो, तीनों के ही बदले में कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व है। बिजनेस की बात करें तो प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है, उसमें पैसा इन्वॉल्व है। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन मतलब जैसे डॉक्टर लोग हो गए, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो अपनी फीस चार्ज करते हैं, ठीक है, तो उनको बदले में उनकी फीस मिलती है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए। और एम्प्लॉयमेंट मतलब नॉर्मल कहीं जॉब पे जाना, जॉब पे काम करना, तो उसके बदले में भी आपको सैलरी मिलती है। आप मजदूर लेबर हो तो फिर आपको दाढ़ी मिलेगी, वेजेस मिलेंगे। तो वो सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व है। जहां तक की बात है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो आइए हम दोनों के बीच में फर्क देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो डिफरेंशिएशन बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जाम में पूछा जा सकता है 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन। मैं आपको 4 पॉइंट्स लिखवा के दे रहा हूं, 3 में पूछे या 4 में पूछे, लिख देने हैं। तो सबसे पहला है मीनिंग के बेसिस पे अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करें तो सबसे पहला आता है टू अर्न लिविंग। जैसे कि हमने बात की कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जीविका, अपने जीवन के लिए, अपना जीवन व्यापन करने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए जो पैसा जरूरी है उस पैसे को कमाने के लिए होती है। तो टू अर्न अ लिविंग के पर्पज से ये एक्टिविटी करी जाती है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव एंड सेंटिमेंट्स। प्यार से, अपनी फीलिंग्स से, अपने मन से जो काम किया जाए उसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हालांकि मन यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, लेकिन मन से ज्यादा यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है। फिर आता है इकोनॉमिक सेकंड पॉइंट, जो जिसका मतलब है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मोटिव से किया जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न मनी एंड टू क्रिएट वेल्थ। पैसा कमाना और धन संपत्ति जमा करना यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पज रहता है। वेयर एज यहां की बात करें तो सोशल, साइकोलॉजिकल और अपनी इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये काम किया जाता है। अच्छा, ये काम जब हो जाता है तो इसका आउटकम क्या है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि या तो ये आप कहीं प्रोडक्शन कुछ कर रहे होंगे, या आप डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होंगे, या आप कंजम्पशन में इन्वॉल्व होंगे। तो ये 3 आउटकम्स हैं। तो मैं लिख देता हूं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, देन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, and then on the basis of outcome। तो आउटकम क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, कि या तो आप कहीं प्रोडक्शन करते हुए अपने आप को पाएंगे, या आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, या आप कुछ कंज्यूम करते हुए पाएंगे। और इसका आउटकम क्या है कि भाई जो नीड्स का सेटिस्फैक्शन हम ढूंढ रहे थे वो नीड्स हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, हमारी मेंटल और साइकोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो ये 3 बेसिस हैं। बेसिकली अगर आप देखो तो ये 3 बेसिस हैं। एग्जाम में बेसिस अगर डिफरेंशिएशन में लिख के आओगे तो नंबर कट
बनने के कोई चांस ही नहीं बचता। बेसिस नहीं है तो टीचर एक बार को पूरे नंबर देने से थोड़ा सा हिचकिचाएगा, लेकिन अगर बेसिस भी साथ में लिखे हुए हैं तो पूरे नंबर मिलेंगे। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिनका मोटिव अच्छे नंबर लाना है, जिनको सिर्फ पास होना है, तो उनके लिए तो हमने पूरी ये सीरीज चालू करी है। या जिनको 50%, 60%, 70% लेके आना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं कहता हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है, लेकिन वो सिर्फ ये सीरीज फॉलो कर ले और जितना लिखवा रहा हूं उसको अपने साथ नोटबुक में पेन में लिखता रहे एज अ नोट, और एग्जाम से पहले रिवाइज करके चला जाएगा, बड़े आराम से 80 आएंगे। दिक्कत क्या नहीं, 80 मैं बोल रहा हूं, 10 का तुम कम करके आओगे, 10 टीचर काटेगा, वही 60-70 आ जाएगा। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीनिंग के बेसिस पे, पर्पस के बेसिस पे और आउटकम के बेसिस पे देख लिया। अब चौथा बेसिस जो है हमारा वो है टाइप्स। चौथा बेसिस क्या है हमारा? टाइप्स। इस टाइप्स में मैंने कुछ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि टाइप्स क्या है, ये बिजनेस इज अ टाइप, ठीक है, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये इसके टाइप्स हैं। और इधर ये रिलीजियस एक्टिविटी, सोशल, पेरेंटल एंड पैट्रियोटिक इसके टाइप्स हैं। तो टाइप्स 4 पॉइंट आपको मिल गए, 3 नंबर में है या 4 नंबर में है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मीनिंग, पर्पस, आउटकम, टाइप्स। मीनिंग, पर्पस, आउटकम, टाइप्स। मीनिंग, पर्पस, आउटकम, टाइप्स। इसका चाहो तो कोई एब्रिविएशन बना लो, मैं पॉट करके, ऐसा कोई एब्रिविएशन बना लो, मैं पॉट, व्हाटएवर, मतलब जो भी तुमको अच्छा लगे, जैसे भी याद रहे। ठीक है, बस बेसिस और फिर उसके साथ ये 4 पॉइंट्स। ये डिफरेंशिएशन हुआ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। फिर आते हैं मतलब, जैसे मैंने बोला था कि हम इन तीनों के मतलब भी देखेंगे। उसका मतलब तो जानने का कोई जरूरत है नहीं, वो तुम सबको पता है। ये तीनों टर्म्स हो सकता है हमारे लिए नहीं, अभी 10 से निकल के आए हैं, ऐसा कुछ हमारे पास था नहीं, तो ये तीनों टर्म्स हमारे लिए नहीं है। इन तीनों के मतलब जानने जरूरी है। 2 इधर आ गए, एक अगली स्लाइड पे लिख देंगे। तो सबसे पहले मतलब जानेंगे बिजनेस का। बिजनेस का क्या मतलब होता है? ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि क्रिएटिंग या एक्वायरिंग वेल्थ पे फोकस करती है। कैसे? बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स से। मतलब गुड्स को बाय करके या सेल करके आप वेल्थ को या बनाओगे या कमाओगे, बनाओगे या कमाओगे अपनी एक्टिविटीज के जरिए। तो द ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्रिएटिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज बिजनेस। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे कि हमने बात की कहीं पे जॉब करना, कि ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी या वेजेस। तो ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। बदले में क्या मिलता है? रेम्यूनरेशन मिलती है। और हम क्या करते हैं? काम, हम किसी के लिए काम करते हैं, मतलब हम अपनी सर्विसेज, अपनी लेबर, अपनी मेहनत, अपनी स्किल्स किसी को देते हैं और वो बदले में हमको रेम्यूनरेशन देता है। तो ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट। एंड ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्रिएटिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज बिजनेस। फटाफट से लिखो, फिर हम मीनिंग पे पहुंचते हैं प्रोफेशन के, और फिर आगे का काम करेंगे। सो अब हम आ गए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें मैंने बताया था बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन हम लोग पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोफेशन की डेफिनेशन रह रही है। प्रोफेशन का मीनिंग है एक्टिविटी विच रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। ये बात देखो, मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था एग्जाम्पल में कि डॉक्टर्स हो गए, चार्ट अकाउंटेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, इनके पास स्पेशलाइज नॉलेज है अपनी अपनी फील्ड की। ठीक है, कोई स्पेशल ऑर्गन का डॉक्टर होता है, चार्टेड अकाउंटेंट है, तो वो नॉर्मली वो फाइनेंस में उसकी स्पेशल नॉलेज होगी। तो वो स्पेशल नॉलेज, जो स्किल्स जो उसने एक्वायर करी हैं या उसके पास हैं, उसको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन ऑफ दोज स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स इन दी ऑक्यूपेशन, अपने काम में उस नॉलेज को, जो स्पेशल नॉलेज है, उसको अप्लाई करना इज नोन एज प्रोफेशन। तो एक्टिविटी विच रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स इन दी ऑक्यूपेशन इज नोन एज प्रोफेशन। प्रोफेशन फिर आता है हमारे पास डिफरेंशिएशन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो एग्जाम में पूछने के फिर वही चांसेस हैं, 4 नंबर का आएगा, 3 से 4 नंबर का। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा दिए हैं इसमें। सबसे पहला पॉइंट मीनिंग। मीनिंग मैंने आपको अभी पिछले पॉइंट में लिखवाया तीनों का, वो यहां पे आ जाएगा अगर आपसे एग्जाम में आता है तो मीनिंग जो भी मैंने आपको लिखवाया, राइट इट है, ओके। एंड देन उसके बाद दी नेक्स्ट पॉइंट्स जिसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं
वो है मोड ऑफ स्टैब्लिशमेंट। यहाँ देखो मैंने पूरा एक अच्छे से बेसिस लिखा हुआ है, देन फिर मैंने इसको अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ है। ये लाइंस ऑलरेडी आपकी नोटबुक में होंगी, है ना, रूल्ड शीट्स होगी, काली प्लेन तो आपको मेरे बोर्ड के जैसा मिलेगा नहीं, तो आप ये लाइंस बनी हुई होंगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बट प्रेजेंटेशन आपको ऐसी ही रखनी है कुछ कुछ। तो मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के कैसे कैसे ये लोग स्टैब्लिश होते हैं, अस्तित्व में आते हैं, एग्जिस्टेंस में आते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस की बात करें तो ये एंटरप्रेन्योर के डिसीजन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले एक बिजनेसमैन को मन बनाना पड़ेगा कि मेरे को बिजनेस करना है, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरे को बिजनेस कौन सा करना है, कैसे करना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कितना प्राइस रखना है, कैसे बेचना है, कहां बेचूंगा, एंड एवरीथिंग। तो उसका डिसीजन एंड देन अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है, बिजनेस कौन सा शुरू कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर सोल प्रोप्राइटर मतलब अकेला ही बिजनेस खोल रहा है, अकेला ही शुरू कर रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की। अगर कोई दो बंदे पार्टनरशिप में मिलके कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, देन ऑप्शनल है, गवर्नमेंट ने बोला है कि आपके मन पे है, आपका मन है तो रजिस्टर करवाओ, गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाओ, नहीं है तो मत कराओ। हाँ, लेकिन अगर कोई उससे बड़ी कंपनी खोलता है तब रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तब बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ कई सारे कागजात होते हैं जिनको आपको फिल करके गवर्नमेंट के पास सबमिट करना होता है। तो डिपेंड करेगा कि आप कैसे बिजनेस चालू कर रहे हो। तो एक तो एंटरप्रेन्योर का डिसीजन एंड देन लीगल रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस दैट यू आर स्टार्टिंग। फिर आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन का कैसे आप प्रोफेशन शुरू कर सकते हो, बाय मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी, किसी प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप लेके, ठीक है। जैसे सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके लिए ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की मेंबरशिप का मेंबर होना जरूरी है, और उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है अगर वो प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, सीए बनने के या सीए का काम कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। कॉमर्स के अच्छे, इसलिए मैं आपको कॉमर्स से रिलेटेड ही एग्जांपल दे रहा हूं, हालांकि ह्यूमैनिटीज वाले भी पॉसिबल हैं कि देख रहे हो, ठीक है। उनके लिए डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप डॉक्टर बनके अपना क्लिनिक लगाना चाहते हो, प्रोफेशनली पैसा अर्न करना चाहते हो प्रोफेशनल के तौर पे, प्रोफेशन के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, IMAI ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, आई थिंक, क्योंकि डॉक्टर्स के बारे में मेरे को कोई बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो इसका आपको आई थिंक मेंबर होना जरूरी है। जब आप इसके मेंबर होंगे, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगी, तभी आप प्रोफेशन में हो, ऐसा कहा जाएगा। एम्प्लॉयमेंट मतलब कहीं नौकरी करना, तो वहां पे नौकरी स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरी है, अपॉइंटमेंट लेटर होना जरूरी है। जितनी भी ये सारी टर्म्स हैं, हम आगे जाके मतलब बड़ी क्लास में आओगे, 12th में आओगे, बहुत अच्छे से डिस्कस होंगी ये सारी टर्म्स। लेकिन अभी आपने कई बार सुनी होंगी अपने रिश्तेदारों की, अपने आस पड़ोस में, अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, और सर्विस एग्रीमेंट। यहाँ पे सारा लिखा होता है कि कौन किसको कितनी सर्विस देगा, उसके बदले में किस जो एम्प्लॉय है उसको कितना पैसा मिलेगा, एंड एवरीथिंग सब कुछ वहां पे लिखा होता है। तो दो चीजें होना जरूरी है अगर एम्प्लॉयमेंट चालू करनी है, तो एम्प्लॉयमेंट का लेटर होना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, और सर्विस एग्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट बेसिस है नेचर ऑफ वर्क, कि आप जो काम कर रहे हो, बिजनेस में जो काम कर रहे हो, प्रोफेशन में जो कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट में जो कर रहे हो, उसका क्या नेचर है। तो बिजनेस में नेचर ऑफ वर्क इज प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू पब्लिक, मतलब आप गुड्स और सर्विस पब्लिक को मुहैया करवाओगे, मतलब गुड्स और सर्विस पब्लिक तक पहुंचाओगे। अब पब्लिक तक पहुंचाने के लिए हो सकता है आप खुद ही सामान बना रहे हो, या जो सामान बना रहा है उससे खरीद के आप पब्लिक तक पहुंचा रहे हो, लेकिन पब्लिक तक सामान पहुंचाने में, गुड्स या सर्विसेज को पहुंचाने में आपका रोल रहेगा, आपकी इंपॉर्टेंस रहेगी। तो प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू पब्लिक। प्रोफेशन में वर्क जो है वो रेंडरिंग एक्सपर्ट सर्विसेज, अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज, जैसे कि हमने ऊपर बात करी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स होती हैं आपके पास, तो उन सर्विसेज को रेंडर करना, मतलब किसी को देना, किसी को प्रोवाइड करवाना, इज नोन एज प्रोफेशन। और एम्प्लॉयमेंट में आता है परफॉर्मिंग एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे जैसे आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, वैसे वैसे सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे टू दी एम्प्लॉयर जिसने भी आपको काम पे रखा है। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन, किस तरह की क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको ऑलमोस्ट कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी ऐसे नहीं लिखा कि जो बिजनेसमैन हो 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, कहीं भी कुछ नहीं। जब आपको ऐसा लगे कि आप बिजनेस कर लोगे, जब आप बिजनेस करने शुरू हो जाओ, तब यू कैन गेट इनटू बिजनेस। प्रोफेशन शुरू करने के लिए आपके पास कुछ एक्सपर्टीज, नॉलेज और ट्रेनिंग होनी जरूरी है एक स्पेशल फील्ड में, मस्ट है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मस्ट।
तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना इसके, बिना सर्टिफिकेट के, बिना मेंबरशिप के आप प्रोफेशन चालू नहीं कर सकते। सर्टिफिकेट या मेंबरशिप भी आपको तभी मिलेगी जब आप एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग इन स्पेशल फील्ड एक्वायर कर लोगे। और एम्प्लॉयमेंट में जैसा एम्प्लॉयर चाहेगा, जो भी उसने लिख के दे रखा होगा, प्रिस्क्राइब कर रखा होगा, वैसी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। रिवॉर्ड इन रिटर्न के आपको बदले में क्या मिलेगा? अगर आप बिजनेस करते हो तो बदले में आपको मिलता है प्रॉफिट, अगर आप प्रोफेशन करते हो तो बदले में आपको मिलती है प्रोफेशनल फीस, और अगर आप एम्प्लॉय हो कहीं एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हो तो बदले में आपको मिलता है सैलरी या वेजेस। तो बदले में क्या मिलता है ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वॉल्वमेंट। पैसा कितना चाहिए शुरू करने के लिए, कितना रोकड़ा चाहिए, कितनी जेब मोटी होनी चाहिए। तो बिजनेस अगर आप चालू कर रहे हो तो नॉर्मली हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहता है। फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ डिपेंड्स के, डिपेंड करता है आप कितना, किस स्केल पे बिजनेस चालू कर रहे हो, छोटा बिजनेस चालू कर रहे हो, बड़ा बिजनेस चालू कर रहे हो, कौन सी चीज का, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चालू कर रहे हो या सर्विस में ट्रेडिंग बिजनेस चालू कर रहे हो। तो जो भी बिजनेस आप चालू कर रहे हो उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट रहेगी। लेकिन नॉर्मली बिजनेस में हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, हाई पैसा चाहिए, मतलब काफी सारा पैसा चाहिए होता है। प्रोफेशन में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए। पहले तो ये मेंबरशिप लेने के लिए, पढ़ाई वढ़ाई करने में जो पैसा खर्च होगा वो चाहिए। उसके बाद अगर आप बन गए, सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, तो अपना ऑफिस बनाने के लिए कुछ पैसा चाहिए। तो बहुत ही लिमिटेड पैसा चाहिए आपको। वेयरएज मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो आपको कोई पैसा नहीं चाहिए। कहीं नौकरी की ओपनिंग है, जाओ अपना रिज्यूमे दो और नौकरी शुरू कर दो, आपको कोई पैसा नहीं चाहिए। रिस्क की मैं बात करूं तो बिजनेस में काफी सारा रिस्क रहता है, बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है बिजनेस में। जैसे अब कोरोना आ गया, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनी जिनकी उम्मीद नहीं थी बंद होने की वो भी बंद हो गई। तो बिजनेस बहुत अनसर्टेन है, आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब अनुमान नहीं लगा सकते कि आगे जाके क्या होगा। प्रोफेशन की बात करूं तो मॉडरेट, मतलब ठीक है, कभी कभी है रिस्क, कभी कभी रिस्क नहीं है, ठीक है। मतलब एक एरिया में अगर आप अकेले डॉक्टर हो तो बहुत ज्यादा पैसा आएगा, बहुत ज्यादा पेशेंट्स आएंगे। आपके बराबर में किसी दूसरे डॉक्टर ने खोल लिया तो रिस्क बढ़ गया, उसके पास भी आधा पेशेंट जाना चालू हो गया, ऐसी और लोग करने लगे या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो फिर उस हिसाब से रिस्क रहता है, ठीक है। फिर आता है हमारे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में ऑलमोस्ट कोई रिस्क नहीं है, आप जाओगे, सर्विस दोगे, पैसा लोगे, कहीं भी कोई भी रिस्क नहीं है। जितना आप काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। पैसे कहीं कम होने का कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव, किस मोटिव है आपका, क्या मोटिव है ये एक्टिविटी को करने का। तो बिजनेस करने का सबसे बड़ा मोटिव रहता है टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रोफेशन करने का मोटिव रहता है टू प्रोवाइड सर्विस, बेसिकली सर्विस देने के लिए। ये इसलिए लिखा गया, हालांकि ऐसा होता नहीं, बट ये इसलिए लिखा गया क्योंकि प्रोफेशन में डॉक्टर लोग भी आते हैं, और अगर डॉक्टर लोग पैसा कमाने के लिए सर्विस देना चालू कर देंगे तो हेल्थ सिस्टम बहुत ही ज्यादा खत्म हो जाएगा। कोई भी डॉक्टर उन पेशेंट्स को देखेगा ही नहीं जिनके पास फीस नहीं है भरने के लिए। तो प्रोफेशन में सर्विस प्रोवाइड करना हमारा मेन मोटिव रहता है, पैसा कमाना नहीं। एम्प्लॉयमेंट में इनकम कमानी मेन मोटिव रहता है। कैसे, मतलब सबसे पहले इनकम कैसे कमाई जा सकती है, अपने एम्प्लॉयर, मतलब जिसने आपको काम पे रखा है उसको सेटिस्फाई करके, उसको संतुष्ट करके ही आप पैसा कमा सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में। जो भी 4 5 6 आपको याद रह जाते हैं एग्जाम के टाइम में, एग्जाम हॉल के अंदर, वैसे आप कर सकते हो और उनको लिख के आ सकते हो। सो दैट्स ऑल इस स्लाइड के लिए। फटाफट नोट डाउन करो और फिर हम अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आ चुके हैं जहां पे हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस। 3 चीजें हमारे पास। एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन का जितना हमने पढ़ा बस उतना हो गया, और उससे आगे जिक्र नहीं होगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, इसलिए हम बिजनेस के बारे में और देखेंगे। तो अब हम जानने वाले फीचर्स क्या है बिजनेस के। तो सबसे पहला फीचर आता है कि इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने देखा था इट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, चलो ये तो एक फीचर है। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो जानना जरूरी है कि इट इज अंडरटेकन विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव में हमेशा हमने, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे मीनिंग हो, सिर्फ हमने यही देखा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होने की वजह से ये हमेशा प्रॉफिट पे ही नजर रखता है और इसका ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रॉफिट कमाना ही रहता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इट इन्वॉल्व सेल्स एंड परचेज फॉर म्यूचुअल प्रॉफिट। अगेन यहाँ पे भी प्रॉफिट आ जाता है
कि ये किया ही इसलिए जाता है ताकि हम म्यूचुअल प्रॉफिट, मतलब बेचने वाले या खरीदने वाले का भी प्रॉफिट और मेरा भी प्रॉफिट, दोनों का प्रॉफिट हो। तो म्यूचुअल प्रॉफिट के लिए सेल और परचेज कही जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की। ये पॉइंट्स मैंने आपको बुलेट में लिख के दिए, बुलेट पॉइंट्स लिख के दिए हर टॉपिक के अंदर। इसको आपको सेंटेंस बना के आंसर्स में लिख के आना है एग्जाम के टाइम पे। अभी ये कीवर्ड्स हैं, की फ्रेजेस हैं जो आपके आंसर में होने ही होने चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन मतलब खुद बनाना, प्रोक्योरमेंट मतलब बने हुए को एक्वायर करना, लेना, खरीदना। तो वही है कि ईदर मैन्युफैक्चर्स गुड्स और एक्वायर्स इट फ्रॉम प्रोड्यूसर, मतलब जो बिजनेसमैन है वो या तो गुड्स को खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है या इसको एक्वायर कर सकता है प्रोड्यूसर से, मतलब प्रोड्यूसर से उनको खरीद सकता है, उनको ले सकता है। सर्विसेज मतलब ये तो गुड्स की बात हुई। अच्छा, सर्विसेज की क्या बात है? सर्विसेज में आती है जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और भी बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा। तो सर्विस गुड्स या तो वो खुद बनाएगा या एक्वायर करेगा, प्रोक्योर करेगा, और सर्विसेज तो बेसिकली आपको खुद ही बनानी पड़ेंगी, ठीक है। आप खुद ही सर्विस रेंडर करोगे, खुद ही सर्विस दोगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो जो भी बिजनेस हो रहा होता है वो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि हमको ह्यूमन की वांट्स को, ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करना है। तो देयर मस्ट बी सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो एक पॉइंट है ही कि बिजनेस माना ही तभी जाएगा जब गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड परचेज हो। सॉरी। और जो प्रॉफिट हम कमा रहे हो वो प्रॉफिट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट कमा रहे हो, तभी वो बिजनेस माना जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डीलिंग्स ऑन रेगुलर बेसिस। एक बार बिजनेस किया, सिंगल ट्रांजैक्शन कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। एक बार मैंने अपने फ्रेंड को किताब बेची है, एक बार मैंने अपना पुराना फोन बेचा, नया खरीदा, उसको बिजनेस नहीं करेंगे। अगर मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, कुछ खरीद बेच कर रहा हूं, तो उसको मेरे को बार बार करना होगा, मल्टीपल टाइम्स करना होगा, और अगेन एंड अगेन रेगुलर बेसिस पे करना होगा, तभी वो बिजनेस कहलाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग। तो प्रॉफिट अर्न करना एक फीचर रहता है बिजनेस का कि प्रॉफिट को आपको अर्न करना है। क्यों? देखो भाई, बिजनेस को पैसा कमाना है, बिजनेस हैज टू अर्न द मनी बाय वे ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के रास्ते से पैसा कमाना है बिजनेस को। प्रॉफिट इज एसेंशियल टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क। प्रॉफिट क्यों चाहिए? ताकि जो कॉस्ट, जो पैसा बिजनेसमैन ने लगाया है वो उसको वापस मिल सके, वो उसको वापस कमा पाए बिजनेस करके, और जो रिस्क इन्वॉल्व है, जो रिस्क बिजनेसमैन ने उठाया है, वो वापस लेना पड़ेगा। उसका भी हर्जाना, उसके भी कंपनसेशन बिजनेस से लेना पड़ेगा। मस्ट अर्न प्रॉफिट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। प्रॉफिट कमाना क्यों चाहिए? सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, बिजनेस के सर्वाइवल के लिए। प्रॉफिट नहीं होगा, बिजनेस लॉस में जाएगा, तो आप बिजनेस चला ही नहीं पाओगे। कब तक अपनी जेब से पैसा लगाओगे? यू कैन नॉट कंटिन्यू द बिजनेस विदाउट इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो आपको प्रॉफिट कमाना है ताकि बिजनेस जीवित रहे, चलता रहे, और सिर्फ चलता ही ना रहे, आगे ग्रो भी होता रहे, बड़ा भी होता रहे। सिर्फ चलाना हमारा एम नहीं है, बिजनेस को बड़ा करना भी हमारा एम है। इट इज मेजर ऑफ सक्सेस। प्रॉफिट को हम मेजर ऑफ सक्सेस कहते हैं। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतनी बड़ी सक्सेस, उतना ज्यादा सक्सेसफुल आपको माना जाता है, और जितना कम प्रॉफिट उतना कम सक्सेसफुल आपको माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, जो कि हमने देखा पीछे की स्लाइड्स में भी, कि भाई अनसर्टेनिटी तो है, रिटर्न का पता नहीं, प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस हमेशा रहती है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। नेक्स्ट आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क है तो इसके, बाकी तो आपने देखी है सबने। तो रिस्क का क्या मतलब होता है? रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, इसको कहते हैं रिस्क। रिस्क इज ऑलवेज, मतलब ऑलवेज अ रिस्क तो बना ही रहता है, बिकॉज द फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो क्योंकि हम फ्यूचर देख नहीं सकते, क्योंकि हम फ्यूचर बता नहीं सकते, इसलिए फ्यूचर से रिलेटेड रिस्क तो हमेशा बना ही रहता है। बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर सेवरल फैक्टर्स। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसपे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, बिजनेस उसके साथ कुछ कर ही नहीं सकता, बिजनेस के कंट्रोल से बाहर है। जैसे ये कोरोना, कोई बिजनेस इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये चीजें उसके बाहर हैं, कंट्रोल के बाहर हैं, और यही चीजें रिस्क पैदा करती हैं एक बिजनेस के लिए। अच्छा, बिजनेस कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क बट इट कैन रिड्यूस द रिस्क थ्रू इंश्योरेंस। आप बिजनेस में से रिस्क को कंप्लीटली हटा तो नहीं सकते, पर रिस्क को कम जरूर कर सकते हो इंश्योरेंस करवा के। तो ये रिस्क के बारे में था, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं बिजनेस के। तो छोटे छोटे से और कॉन्सेप्ट रह गए, उसको अगली स्लाइड पे देखेंगे। तब तक के लिए फटाफट इसको नोट डाउन करो।
तो बॉस अगला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। दो टाइप के ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दे तो इट इज सेंटर्ड अराउंड अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। तो ये किस पे फोकस करता है? ये मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द बिजनेस पे फोकस करता है कि बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा हो प्रॉफिट। तीन पार्ट्स है इसमें, प्रॉफिट, अर्निंग, सर्वाइवल और ग्रोथ। प्रॉफिट अर्निंग में हम देखें तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न दी प्रॉफिट। बिजनेस का पहला काम ही यही है कि वो प्रॉफिट को अर्न करे। प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम का ज्यादा, कितनी इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो वो जितनी ज्यादा है उतना प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर से जितनी इनकम ज्यादा है उतना प्रॉफिट होता है। तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मतलब अगर मान लो ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है ये एक्सपेंडिचर है, तो इतना पार्ट वुड बी प्रॉफिट। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि प्रॉफिट कमाना चाहिए टू सर्वाइव एंड टू ग्रो। सिर्फ सर्वाइव मतलब टिके रहना और ग्रो मतलब बड़ा होना। तो हमें सर्वाइव भी करना, हमें ग्रो भी करना अपने बिजनेस को, तो उसके लिए लगेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द मेजर ऑफ सक्सेस। आपकी सक्सेस प्रॉफिट से नापी जाती है। जितना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा आपकी सक्सेस मानी जाएगी। सेकंड है सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या है कि मैनेजमेंट शुड एंश्योर दी सर्वाइवल। मैनेजमेंट का काम है, बिजनेस को मैनेज करने वालों का काम है कि वो ये देखें कि भाई बिजनेस तमीज में प्रॉपरली सर्वाइव करे, टिका रहे, लॉस में ना जाए, और अगर जा भी रहा है तो बाई चांस किसी साल में लॉस में चले गए कोई दिक्कत नहीं है, तो अगले साल प्रॉफिट आ जाए, उसको कवर अप कर लो उस लॉस को। मस्ट अर्न रेवेन्यूज टू कवर कॉस्ट। जितनी कॉस्ट लगी है, फिर चाहे वो कैपिटल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फैक्ट्री लगाने में हो, चाहे रॉ मटेरियल को लाने में हो, जितनी भी कॉस्ट लगी है वो सारी की सारी कॉस्ट कवर होनी चाहिए। मतलब वो सारी की सारी कॉस्ट आपके पास वापस हो जाना चाहिए। इतना प्रॉफिट आपको कम से कम तो कमाना पड़ेगा कि आपने जितना पैसा लगाया है वो आपको वापस मिल जाए। हर बिजनेस, ग्रोथ का मतलब है थर्ड पॉइंट ग्रोथ, हर बिजनेस चाहता है कि वो अपने प्रोस्पेक्टस में, मतलब अपने बिजनेस में कुछ एड ऑन करे अपने लॉन्ग रन में, मतलब लंबे टाइम में अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करें। पहले भी मेरा बिजनेस मेरे बिजनेस की 2 ब्रांच भी थी, 10 साल बाद भी 2 ही ब्रांच है, ऐसा नहीं। अगर पहले 2 ब्रांच थी तो 10 साल बाद कम से कम 20 ब्रांच होनी चाहिए। तो लॉन्ग रन में बिजनेस बड़ा होता हुआ दिखना चाहिए। तो यह है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर 3 पॉइंट थे, प्रॉफिट, अर्निंग, सर्वाइवल और ग्रोथ। अब हम आते हैं अपने सोशल ऑब्जेक्टिव पे। सोशल ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी पे फोकस करता है। इट इज सेंटर्ड अराउंड इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी मतलब बिजनेस के अलावा उसके आसपास जितने भी लोग हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है। सबसे पहली जो चीज जो इसमें आती है वो है प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे मेन पॉइंट यहां पे था क्वालिटी, कि भाई आप जो सामान बना रहे हो, जो सर्विसेज दे रहे हो, वो क्वालिटी सर्विस होनी चाहिए। मस्ट सप्लाई प्रॉपर क्वालिटी टू सेटिस्फाई कंज्यूमर्स। कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी आपको डिलीवर करनी है। सेकेंड पॉइंट, मॉडर्न कस्टमर्स लुक्स फॉर क्वालिटी। आजकल पैसों की किसी के पास कमी रह नहीं गई है, फादर मदर दोनों ही अर्निंग होते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि कौन सी चीज ज्यादा सस्ती है, कौन सी चीज ज्यादा महंगी है। ये पहले होता था, अब क्वालिटी देखी जाती है कि कौन से गुड की क्वालिटी अच्छी है। और इसी वजह से बड़े बड़े ब्रांड्स क्रिएट हुए हैं, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी गुड्स दिया है। इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस एंड यू वांट टू कन्वर्ट योर बिजनेस इनटू अ ब्रांड, देन गिव द क्वालिटी टू द कस्टमर्स। सेकेंड पॉइंट आता है अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस। एंटी सोशल प्रैक्टिसेस मतलब जो जनहित में नहीं है, जो लोगों के लिए, लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है। लाइक ब्लैक मार्केटिंग, ओवर चार्जिंग, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ब्लैक मार्केटिंग मतलब काला बाजारी जिसको कहते हैं, ठीक है। ओवर चार्जिंग मतलब कोई चीज है नहीं उतनी, उसमें फालतू में उसके ये टैक्स और वो टैक्स और ये लगा के, ये चार्जेस वो चार्जेस लगा के उसको महंगा कर दिया, उसको डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया। वो नहीं करना है। जितने की चीज है फेयर प्राइसेस में बेचना है। और तीसरा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। ऐसा कहेंगे एडवर्टीजमेंट में ये बिस्किट खाओ और पतले हो जाओ, नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि एक बिस्किट खा के पतले हो जाओ। गलत एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाना है। हाँ, ये कह सकते हो कि ये बिस्किट अगर आप रेगुलरली खाओगे, उसके साथ ये चीजें फॉलो करोगे, तब आप पतले हो, ये तो कह सकते हो। लेकिन कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट मत दो जो सामने वाले को या कस्टमर को गलत इंटेंशन दे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है
डिस्ट्रॉयज गुडविल एंड मे बी पनिशेबल, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो एंटी सोशल, वो गुडविल को तो बर्बाद करता ही है, कंपनी की, बिजनेस की गुडविल को, बिजनेस के नाम पे, रेपुटेशन पे तो काला धब्बा लगाता ही है। उसके साथ साथ हो सकता है कि वो पनिशेबल भी हो, लॉ उसको पनिश भी करे कंपनी को। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको उस डिसएडवांटेजियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए जिसके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। डिसएडवांटेजियस सेक्टर मतलब वो जो जिनको आसानी से नौकरी नहीं मिलती, जैसे कोई मान लो कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, ठीक है, ही कैन नॉट वॉक और शी कैन नॉट वॉक, उसके लिए अगर आप कोई ऐसी ओपनिंग रखते हो, अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल, तो आप कोई स्पेशली जॉब रख सकते हो, कोई ऐसी पर्टिकुलर प्रोफाइल जॉब पोजीशन क्रिएट कर सकते हो जहां पे ऐसे लोग भी काम करें, जो एक तरीके से इनका कोटा जैसा कुछ हो गया, ठीक है, ताकि उनको भी नौकरी मिले, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले। जैसे लिज्जत पापड़ जो है कंपनी, वो उसमें काम करने वाली ऑलमोस्ट कह रहा हूं मैं, नॉट ऑल बट ऑलमोस्ट ऑल लेडीज काम करती हैं, विमेन्स काम करती हैं। तो विमेन्स एक ऐसा सेक्टर है जिसको आसानी से नौकरी देते नहीं है हमारे इंडियन सोसाइटी में, लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ लेडीज ही वहां पे काम करती हैं। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का भी ख्याल रखना है, कैसे? उनको गुड वर्किंग कंडीशंस देनी है और उनको सेटिस्फैक्टरी वेजेस और सैलरीज देनी है अच्छी जगह पे। ये नहीं कि भाई जहां काम कर रहे हैं वहीं कूड़ा फैल रहा है, वहीं से हवाएं आ रही हैं, पेपर उड़े जा रहे हैं, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए और उनसे जितना काम करवाया, उन्होंने जितना काम किया, उसके हिसाब से उनको सेटिस्फैक्टरी मतलब संतुष्टि, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने काम बहुत ज्यादा किया, पैसा बहुत कम मिले, नहीं, जितना काम किया उस हिसाब से उनको अच्छे फेयर सैलरी और वेजेस भी देने चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिटी सर्विस, कि आपके आसपास की जो कम्युनिटी है जहां पे आपका बिजनेस लोकेटेड है उसकी हेल्प करो। कैसे? आप कोई चैरिटेबल डिस्पेंसरीज ओपन कर सकते हो, कोई स्कूल ओपन कर सकते हो, ठीक है, या फिर अपने आसपास के एरिया में साफ पानी बंटवा दो, अगर वहां पे झुग्गियां हैं तो उनको साफ करवा दो। तो ऐसे अपने आसपास के एरिया, बिजनेस के आसपास के एरिया का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हम देखें इंडिया में जितनी कंपनीज हैं, अगर वो अपने सारे आसपास के एरिया का साफ करने लग जाएं तो इंडिया का 80 to 90% एरिया वैसे ही साफ हो जाएगा। ये काम करना पड़ेगा कंपनीज को, बिजनेसेस को, कि अपने आसपास भी सफाई रखें। सो दिस इज दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। एक लास्ट काम रह गया है, बस लास्ट टॉपिक रह गया है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, फटाफट उस टॉपिक को देंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन करो। ओके, तो अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जिसका नाम है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट इतनी देर से हम देख रहे हैं, तो भाई प्रॉफिट का काम क्या है बिजनेस में, क्यों हम इतना प्रॉफिट गा रहे हैं? तो सबसे पहला, इट इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सन। केवल बिजनेस के लिए ही नहीं, बट बिजनेस के लोगों के लिए भी, मतलब बिजनेसमैन के लिए भी ये सोर्स ऑफ इनकम है। क्या? प्रॉफिट। बिकॉज इस प्रॉफिट में से ही उसको कुछ पार्ट मिलेगा, कुछ परसेंटेज मिलेगा जो भी डिसाइडेड होगा, या फिर ये सारा का सारा प्रॉफिट उसका होगा। तो उसकी लाइवलीहुड, उसका और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है भाई, उसने बिजनेस किया, वहीं से ही उसको पैसे कमाने हैं, वहीं से ही उसका प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट प्रोवाइड्स द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू द बिजनेस पर्सन, मतलब टू द बिजनेसमैन। इवन द एम्प्लॉयज का पैसा भी तो प्रॉफिट में से ही आता है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ फंड्स फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट्स, प्रॉफिट इज द सोर्स ऑफ फंड्स। एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट, जैसे कि हमने बात करी कि सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बस ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है। तो उस ग्रोथ के लिए पैसा लगेगा ना भाई, ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। तो उस पैसे की जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो भी इस प्रॉफिट से ही पूरी करी जाएगी। नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस। अगर एक बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो मतलब वो एफिशिएंटली मैनेज किया जा रहा है, उसमें एफिशिएंटली काम हो रहा है। अगर कहीं बिजनेस प्रॉफिट कम है या प्रॉफिट नहीं है तो इसका मतलब बिजनेस में कहीं ना कहीं कमी है, उसके मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी है, उसके एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप ये भी देख सकते हो, आप ये भी बता सकते हो कि भाई आपका बिजनेस एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। आपने जो रिस्क लिया है उसका रिवॉर्ड, उसका कंपनसेशन, उसका प्राइस प्रॉफिट है। और
ये भी है कि प्रॉफिट कमाने की इच्छा में ही तो बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है बिजनेस में, तो वो भी एक रिस्क था, क्योंकि जब उसने पैसा लगाया उसको नहीं पता था कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, या बिजनेस के मतलब बिजनेस चालू होने के बाद भी अगर वो किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाता है उसको नहीं पता कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, फिर भी वो पैसा लगा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि वो प्रॉफिट कमा पाए। तो प्रॉफिट is the reward for taking risk and it is done in the hope of earning profit that a businessman invest. नेक्स्ट है बिल्ड्स अप द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। अगर प्रॉफिट अच्छा पैसा कमा रहा होगा उसके अंदर, बिजनेस अच्छा पैसा कमा रहा होगा सॉरी, तो वो लोन्स भी आसानी से ले सकता है और क्रेडिट मतलब उधारी भी उसको आसानी से मिल जाएगी। रेज लोन्स एंड ऑब्टेन क्रेडिट मोर इजिली, और इसके साथ साथ वो एक ऐसी पोजीशन में भी आ जाता है जिसमें वो हायर वेजेस और सैलरीज दे सकता है अपने एम्प्लॉयज को। तो ये 5 रोल ऑफ प्रॉफिट थे, प्रॉफिट के काम थे, क्यों चाहिए प्रॉफिट एक बिजनेस में। इसके बाद एक कंक्लूजन लिखा हुआ इसी टॉपिक का कि पहले जो बिजनेस था उसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना ही पहले बिजनेस का सोल मोटिव था। जबकि अब नाउ ये सोल मोटिव चेंज होके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जगह हो गया है प्रॉफिट थ्रू सर्विस। मतलब हम प्रॉफिट तो कमाएंगे लेकिन लोगों को सर्व करके, लोगों को अच्छी क्वालिटी के गुड्स देके, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट कमाएंगे। तो यहाँ पे कस्टमर्स भी अब धीरे धीरे पिक्चर में आने लगे हैं। बिजनेस समझ रहे हैं कि कस्टमर इज द किंग, हम जो बनाना चाहते हैं वो नहीं चलेगा, कस्टमर जो खरीदना चाहता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर जो हमने अभी तक कवर किया, पहली वीडियो को मैं यहीं खत्म कर रहा हूं। बाकी का ये चैप्टर सेकंड वीडियो में मिलेगा जो कि शाम को आएगी। सो दैट्स टिल देन दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।